बेसिकली वो जो कंसेप्ट है ना, कौन सा कंसेप्ट है कि सर कब सेंट्रिपिटल है कब सेंट्रीफ्यूगल है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो ये बस फ्रेम की बात है। अगर तुम ग्राउंड के फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो तुम ये बोलोगे कि सेंटर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स चाहिए, और सेंटर के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है वही क्या करता है, पार्टिकल को सर्कल में घूमने में हेल्प करता है। लेकिन अगर तुम सेम क्वेश्चन को घूमते हुए पार्टिकल के फ्रेम से सॉल्व करोगे, तो आप ये बोलोगे कि अगर वो जो पार्टिकल है वो सिंस वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में वो जो रोड है, ये जो कर्व्ड रोड है, अगर इसमें किसी भी व्हीकल को सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है, मान लो एक कार है और इस कार को अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट, तो जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है, जो स्टैटिक्स है, सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, उसको क्या करना है, सर्कल में ऐसे घूमना है। तो अगर उसको सर्कल में ऐसे घूमना है मतलब इस डायरेक्शन में ये स्किड करके बाहर नहीं जा रहा, इसकी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको रोके रखता है, वो उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे F रिक्वायर्ड जो है वो F स्टैटिक के बराबर है। अब हम ये जानते हैं कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, और इस केस में नॉर्मल जो है वो mg के बराबर है। तो F रिक्वायर्ड जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है म्यू m और तो v का वैल्यू हो जाएगा म्यू जी आर के अंदर। अब ये जो म्यू जी आर है ना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है भाई साहब, 2 से 3 बार एग्जाम में डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या होता है कि vt जो है वो सेफेस्ट वेलोसिटी, ये vt जो है वो क्या है, सेफेस्ट वेलोसिटी है जिससे एक पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर ट्रैक में घूम सकता है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुआ तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होगा फ्रिक्शन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर फ्रिक्शन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो ये जो टैंजेंट पे जाना है में चला जाएगा। अगर ये टैंजेंट में गया तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, जैसे ही टैंजेंट में गया रेडियस बढ़ जाएगी, आगे क्या हो सकता है, खाई में गिर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, हीरो मर जाएगा, ठीक है, फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ सकता है फिल्म की स्टोरी बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो सेफेस्ट रेंज है वहीं पर Sir, you are not audible. You are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. बेंडिंग ऑफ अभी साइक्लिक। आ रहा है सर। Sir, can you listen us? हाँ सर आपका आवाज ही बीच में गुल हो गया था। बीच में चलेगा। अरे यार मेरा ही अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ Yes, सर। sir, अभी आ- सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है। इससे पहले वाले पेज में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? No, sir. ये तो मैंने रिवीजन कराया है, हाँ सर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। सेफेस्ट वेलोसिटी इन सर कल का हाँ, नोट्स भेज दोगे? कल का नोट्स आज 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 कल वो क्लास के बाद कहीं चला गया था, आज पक्का भेज दूंगा, ठीक है ना? सर थैंक यू सर। हाँ नहीं, उसके लिए थैंक यू नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है, तो वो मेरा डेली कर्तव्य है। कल मैं अपने कर्तव्य से चूक गया तो उसके लिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। बेंडिंग और साइक्लिस्ट में क्या होता है, बेंडिंग और साइक्लिस्ट में ये जो सर्कुलर ट्रैक है, अब हमने ये देखा कि अगर ज्यादा फ्रिक्शन का यूज करेंगे ना तो वो जो टायर्स होते हैं, टायर्स की लाइफ चली जाती है। Wear and टायर्स tear एक दो happens. वेयर एंड टियर हो जाएगा टायर्स का, तो टायर्स 1-2 रुपए में तो आते नहीं कि चलो भाई वो टायर 1 रुपए 4 लोग मिलके 1-1 रुपए जमा करते हैं, चलो भाई 4 टायर खरीद लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। टायर महंगा होता है, तो टायर महंगा है तो टायर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो जो साइकिल होता है या जो बाइसिकल होता है उसमें एक एडवांटेज होता है कि आप अपने व्हीकल को टर्न कर सकते हो। ऐसे हमने क्या कर दिया, अपने व्हीकल को ऐसे टर्न कर दिया। अब टर्न करने से क्या हो जाएगा, पहले जो नॉर्मल ऐसे सीधा सीधा था अब कुछ ऐसे एंगल से बेंड हो गया। मान लो कोई एंड डैश वाले एंगल से ये नॉर्मल जो है वो बेंड हो गया। अब अगर ये नॉर्मल एंड डैश एंगल से बेंड हो जाता है तो आप इस एंड डैश के 2 कंपोनेंट बना सकते हो। एक आ जाएगा इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा एंड डैश, मान लो इस एंगल से किया है थीटा से, तो एंड डैश cos थीटा उधर एंड sin थीटा इधर हो जाएगा एन डैश sin थीटा। अब ये एंड डैश कॉस क्या करेगा, अच्छा मैं कॉपी चेक कर रहा था, काइनेमेटिक्स में तुम लोग के मार्क्स बहुत बेकार आए हैं यार, कुछ लोग के मार्क्स मैंने सेंड किया है, मतलब काइनेमेटिक्स को नहीं समझ में आया क्या, जो भी डायमेंशन एरर वाले तो थीटा मानते हैं, काइनेमेटिक्स वाले तो बिना से आते हैं, ऐसे बातें नहीं करते क्या? मतलब हमने एक टेस्ट लूंगा एनएलएम का, अब आप बताओ कब होना चाहिए एनएलएम का टेस्ट? नेक्स्ट वीक। यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तो ठीक है ना, जैसे सर वैसे भी एलन का टेस्ट है ना? एलन का टेस्ट कब है, कल है ना? कल ही है Yes, सर। sir. Yes, sir.
ओके कल है, बढ़िया है, ठीक है। एलन टेरेस मंडे को शायद छुट्टी हो, सर Yes, sir. रहने दो जन्माष्टमी है तो मंडे रहने दो सर, ट्यूसडे ले लो। हाँ मंडे को टेस्ट नहीं लेंगे, जन्माष्टमी आप मनाओ अच्छे से, जन्माष्टमी आप दही हांडी फोड़ो, आप घर में आपकी सर, जन्माष्टमी को सर मैं फिर खराब दही के नहीं पैकेट करूंगा। को फाड़ सर आप बोले दही हांडी तोड़ने के लिए, सर कोई किसका जाके खोपड़ी तोड़े। सर दही पी लेंगे सर घर पे। वो अपना अपना शौक नहीं, मैं वही सोचता हूँ ना कि अगर दही हांडी मतलब दही पीना ही है अगर, तो इतना दूर चढ़ के मर के क्यों दही पीना भाई, मार्केट से 10 रुपए का दही खरीद लो पी लो। वही वो सर, वो वो पैकेट वाला आता है, खरीद लो और पी लो। सर मजा आता है ना, वो पैशन, अब थोड़ा एक रूल गेम टाइप का फीलिंग। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं तूफानी, वो कोल्ड ड्रिंक वाले नहीं करते, वो सर- 10 रुपए की पेप्सी के लिए डाल दिए रहते हाँ हैं। सर, सर, पिरामिड सर, पे वो चढ़ के लड़ते रहते हैं। ऋतिक रोशन सलमान खान सर। वही सर, माउंटेन हाँ। ड्यू के ऐड के लिए वो पहाड़ से। हाँ सर गला मतलब इतना सबका क्या मरते हैं। अरे आजकल तो वो जियो मार्ट वाले और वो बिग बाजार वाले घर में पहुंचा के जाते हैं भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जो पीना है वो जियो मार्ट वालों को बोलो, वो पहुंचा देंगे तुम्हारे घर में। वही सर, वो इतना 2 क्यों दिन जान, बाद भेजते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं तो बिग बाजार वाले तो सेम डे में डिलीवर कर देते हैं ना, जियो मार्ट वाले थोड़ा बाद में पहुंचाते हैं, लेकिन बिग बाजार वाले तो एक दिन में डिलीवर कर देते हैं। सर आपको पता तो है हम 2 साल पहले मेडलाइफ से मेडिसिन मंगाया तो आज तक आया ही नहीं, इंसान मर जाएगा सर। पता नहीं, अभी तो मेडलाइफ है, वो फिर और कौन कौन है, 3-4 आ गए भाई दवा वाले। फार्मेसी, फार्मेसी, तो सर फार्मेसी। फार्मेसी, सर फार्मेसी, उसका जो सबसे आइकॉनिक नाम ही आइटम ऐसा है सर, मतलब फार्मेसी। फार्मेसी सर एक एक और वो नेट पे छत से गिरता है, छत से। उसका नहीं भी वे है। फार्मेसी, हाँ कोई छोड़ो। तो यहाँ पे जो एंडा कॉस्ट क्या क्या सर नेट में मुझे करीना कपूर जिसका ऐड करती है। एंडा अच्छा है, टीवी सही है, टीवी देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि टीवी देखा करो, टीवी फिल्म ये सब देखो, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। एंडाश कॉस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, तो आप पहला इक्वेशन लिख दोगे कि एंडाश कॉस थीटा जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है, और ये एंडाश तो ट्यूसडे को टेस्ट रखते हैं, ठीक है, यस सर, ट्यूसडे को पूरा एनएलएम पे टेस्ट रहेगा, पूरा एनएलएम मतलब स्प्रिंग फ्रिंग सब आएंगे उसमें, चैप्टर एंड टेस्ट रहेगा वो। क्वेश्चन कितना है वो? क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इजी क्वेश्चन रहे तो 20 दूंगा, अगर थोड़ा सा टफ रहा तो 10 दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आज हाँ सर, कुछ लोग का कॉपी ट्यूसडे को 2 बचा हुआ है, फिजिक्स पीरियड है सर। ट्यूसडे को 2 है, हाँ ठीक है, नहीं लेकिन फिजिक्स पीरियड में नहीं लूंगा यार, वर्क पर एनर्जी भी स्टार्ट करना है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। सर आप तो टेस्ट मेरे शाम को में रखेंगे। वही सर 5 तारीख को जो एलन का टेस्ट होगा उसमें वर्क पावर एनर्जी आ रही हाँ वही तो, मेरे को वर्क पर एनर्जी पढ़ाना जरूरी है। सर आप 5 टेस्ट तारीख को, शाम को रख देना। हाँ ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, Sir, are आ रही। नहीं मेरे को अजीब सा आवाज आया, टुडुम, ऐसा जैसे कुछ बंद हो गया। एन डैश कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है, और एन डैश साइन थीटा जो है वो रिक्वायर्ड बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एन डैश गायब हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, और ये tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना, हाँ v साइन स्क्वायर बाई अपॉन, कॉस होता है ना। नहीं मैंने इसको इससे डिवाइड किया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यस tan थीटा, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। आप यहाँ से कितना एंगल से टिल्ट किया गया, अगर ये कैलकुलेट करना है तो वो लिख दो tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, या तो ये लिख दो, या ये इस रिलेशन को यूज करके आप v टेंजेंशियल r, देखो जनरली आर जी ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना एंगल से बेंड करेंगे तो स्पीड का क्या वैल्यू होगा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। अब ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो है, ये एडवांटेज कौन ले सकता है, वो जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो ये एडवांटेज ले सकते हैं। वो जो ट्रक वाला है वो थोड़ी ऐसा करेगा, उसको जब भी सर्कुलर ट्रैक में मुड़ना है तो वो ट्रक वाला ऐसे उठ गया है, धूम 5 की शूटिंग चल रही है, तो आमिर खान आ गया ट्रक लेकर और ये ट्रक उड़ा के ऐसे चल रहा है, ऐसे तो नहीं चलता है। सलमान तो खान, आमिर ट्रक खान का नहीं।
रोहन खंडारा सूट नहीं, पे वो धूम 3 धूम 4 जो अभी आई थी, जो लेटेस्ट वाली धूम थी, उसमें Yes, sir. आमिर खान ही था ना, Yes, वही sir. तो उड़ा रहा था गाड़ियों को। सर गाड़ी पानी में चला रहे थे वो लोग। वही वो सर, जो- गाड़ी सर, को वो पानी में चला बॉलीवुड में सब पॉसिबल है। हाँ, सर वो बाइक नहीं मैंने तो अब सर्च मारा था सर, वो जो BMW का बाइक निकली। वही सर, हाँ। वो बाइक खुद बना लिया सर। कोई नहीं, आज इसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो होता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, वॉइस आ रहा है ना? सर धूम 3 को सीरियसली sir. लेके Yes, आप sir. बैंकिंग ऑफ रोड लूटने का है क्या? बैंकिंग ऑफ रोड मैंने- मतलब किसके घर में जाके डाका मारना? नहीं, सर कौन से Previous बैंक page. में डाका मारे हम? बैंक में डाका नहीं मारना है, रोड में बैंकिंग करनी है। बैंक का मतलब होता है जमा करना। सर रोड के ऊपर सर कैसे बैंकिंग करे? मैं बता सर दूं ना, रोड में रोड एक में कैसे वॉल्ट banking- लेके जाएगी, उसमें डालेगी और अरे नहीं, कोई चोरी कोई डाका कुछ नहीं डालना है। क्या करना है बैंकिंग ऑफ रोड में, वो देखो। इस बार क्या करते हैं ना, देखना कहीं पर भी अगर सर्कुलर ट्रैक होता है, कहाँ पर देखोगे, एक कटक जाते रहता है ना यहाँ से, तो सर एक स्पोर्ट्स Yes, स्टेडियम sir. में एथलीट का ग्राउंड नहीं होता रनिंग वाला? हाँ, एथलीट का ग्राउंड, लेकिन वो शायद वैसा नहीं होता है। जब आप Circular यहाँ रहता से है ना? कटक जाते रहोगे ना, जैसे जयदेव विहार से पास करते हैं, फिर वो कटक वाला एक रूट पर मिलता है ना, एक सर वो पुल एयरपोर्ट आता- से वो गवर्नर रोड के रोड पे भी एक है सर्किल। मेरे को एग्जैक्टली वहां पे याद नहीं, लेकिन मैंने देखा है वो। आप देखना ना, कहीं पर भी वो जो पुल बना हुआ है ना, पुल जो कर्व्ड टाइप का होता है, वो कर्व्ड वाला पुल जो होगा, उसमें आप देखोगे तो एक साइड वो थोड़ा स्टीप रखते हैं और एक साइड थोड़ा ऊपर रखते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सर्कुलर ट्रैक होता है, पहाड़ी के ये जो जैसा। पहाड़ी वाला रोड्स। हाँ, नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ ना, देखो रोड्स ऐसे होते हैं। रोड का जो सेक्शन होगा ना, आप देखोगे कि एक साइड से वो उठा हुआ है और एक साइड से वो बेंड है, और इस तरह का सर्कुलर ट्रैक होता है। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या डायग्राम कैसा है? तो देख लूंगा यूट्यूब Circular पे, कोई ऐसा डायग्राम मिल ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो जो रोड है, वो रोड क्या होगा, इस सर्कल में तो होगा नो डाउट, लेकिन वो ऐसे स्टीप के जैसा होगा। तो ऐसे इस इंक्लिनेशन तरह- प्लेन की तरह। हाँ, इंक्लिनेशन प्लेन के जैसा। मतलब अगर आप देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो रोड है, रोड एक्चुअल में तो रोड को कर्व्ड ही होना है, रोड ऐसे कर्व्ड ही होगा, सर्कुलर ट्रैक ही होगा। लेकिन क्या होता है, वो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो थोड़ा नीचे होता है। मतलब रोड ऐसा होता है, ये ऐसा, और ये पूरा ऐसे सर्कल में घुमा हुआ होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा है? यस सर, यस सर। मतलब ये Yes, sir. ट्रायंगुलर वेज है, और ट्रायंगुलर वेज को ऐसे घुमा दो, तो ट्रायंगुलर वेज को, अरे वो देखा है क्या, बाइक वाला जो स्टंट करते हैं, मौत का कुआं या आंधी का कुआं, क्या बोलते नहीं है? यस सर। हाँ, मौत का कुआं बोलते हैं, पहले में हाँ, देखा तो था बहुत उसमें- पहले। हाँ, उसमें जो ट्रैक होता है वैसे ही कुछ होता है। वो आप ऐसा समझो, एक वेज है और इसको पूरे सर्कल में ऐसे घुमा दो, तो वेज को अगर पूरे सर्कल में घुमा दोगे तो एक ट्रैक बनेगा। अब ये ट्रैक कैसा बनेगा, सर्कल ऐसा पूरा बनता जाएगा, ये पूरा ऐसा सर्कल बनेगा। इसमें क्या होगा, ये वाला जो एंड है वो थोड़ा नीचे रहेगा और ये वाला एंड जो वो थोड़ा ऊपर रहेगा। तो कितने एंगल से आपने अपने रोड को बैंक किया। रोड को बैंक करने का मतलब होता है जमा करना, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो जो रोड का बॉटम वाला पॉइंट है वो थोड़े कम हाइट पे है, रोड का जो टॉप ऊपर वाला एंड है वो थोड़े ज्यादा हाइट पर है। तो कितने एंगल से हमने अपने रोड को बैंक किया। अब रोड को बैंक करने से क्या होता है सर, तो जो भी व्हीकल अब यहाँ पर होगा, मान लो इस रोड में जो भी व्हीकल होगा, पहले अगर रोड सीधा होता तो नॉर्मल ऐसे चला जाता ना। अगर रोड ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे व्हीकल अगर ऐसा होता तो ये नॉर्मल तो ऊपर चला जाता ना। यस सर। अच्छा, अगर नॉर्मल ऊपर चला जाता तो जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने ये जो एग्जांपल देखा था, इस वाले एग्जांपल में रोड सीधा था, रोड सीधा है तो जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आ रहा था, फ्रिक्शन से आ रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे जो टायर्स है, टायर्स का लाइफ को बढ़ाना है, तो टायर्स के लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने क्या बोला कि अगर कुछ ऐसा एडवांटेज हो जिससे हम ये नॉर्मल को बेंड कर पाए, तो साइकिल और मोटरसाइकिल के केस में वो पॉसिबल था कि आप क्या कर सकते हो, अपने नॉर्मल को बेंड कर सकते हो। अब ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हमें क्या करना है, हेवी व्हीकल्स के लिए भी करना है। तो हम क्या करते हैं, रोड को, जो रोड पहले ऐसी थी ना, अब इस रोड को ऐसे बैंक कर दिया है। अब ये सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, तो जो व्हीकल पहले ऐसे था अब वो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या?
तो अगर ये ऐसा हो गया तो इस केस में वापस से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ आ जाएगा। जो नॉर्मल हमने अचीव किया था साइकिल या मोटरसाइकिल को बेंड करके, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि तुम्हें अपना साइकिल या मोटरसाइकिल की बेंड करने की जरूरत नहीं है, हम वैसा रोड आपको खुद बना के देते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, एक ऐसा बैंक्ड रोड बना के दिया है, बैंक्ड रोड। अब कितने एंगल से बैंक किया गया है, कितने एंगल से बैंक किया है, तो मान लो कोई थीटा एंगल से हमने इसको बैंक कर दिया। अब अगर कोई थीटा एंगल से आपने इसको बैंक किया है तो आप वापस से अब फिर से आपको फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा अगर कोई भी इक्वेशन लिखना है तो। आप क्या बोलोगे, पार्टिकल का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, और क्या होगा अगर ये नॉर्मल है और एक एग्जर्ट करेगा वो ब्लॉक पे। एक बात हमेशा याद रखना कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। अगर ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो अगर मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बोल सकते हैं क्या? Z बन रहा है ना? यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पेयर्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और देखो अगर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या? तो कौन सा 90 सर माइनस? नहीं समझ में आया। देखो मैंने बोला कि दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा। क्यों थीटा सर? क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर्स है। अच्छा, अब ये इंक्लाइन में ये नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, इस इंक्लाइन में नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है और अगर दिस एंगल इज थीटा तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना? यस यस सर। ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये Yes, पूरा sir. एंगल देखो, ये पूरा एंगल अगर 90 का था, सॉरी, ये फिर वो पूरा एंगल एंगल थीटा हो अगर जाएगा 90 का था ऊपर वाला। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो Yes, हम क्या sir. करते हैं, इतना तामझाम नहीं रखते हैं, सीधा मैं लिख देता हूँ कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब अगर ये एंगल भी थीटा है तो आप वापस से अपने नॉर्मल को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल को रिजॉल्व करोगे तो वापस से आपको एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा n cos थीटा, और n एक sin कंपोनेंट थीटा। आपको इधर से मिलेगा जो हो जाएगा n sin थीटा। फिर n से sin कहानी थीटा इज अगर इक्वल टू आप mv स्क्वायर t by r, वही है ना? बिल्कुल, फिर से अगर आप देखोगे तो सर ये तो फिर से बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला ही केस हो गया। जैसा इक्वेशन आपने पहले बनाया था वैसा इक्वेशन अभी भी बनेगा। तो आप क्या लिख दोगे कि n cos थीटा जो है वो mg के बराबर है सर, और ये जो n sin थीटा है वो mvt स्क्वायर by r। फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा mvt स्क्वायर अपॉन r। फिर से दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा vt स्क्वायर अपॉन r। तो कितने एंगल से रोड को बैंक किया है अगर वो थीटा कैलकुलेट करना Students, on your video. everyone please keep their video mode on। इतना ऑर्डर मतलब वो इतना ऑर्डर फ्रॉम द मैनेजर, ठीक है? बात करना किसी का भी अगर वीडियो मोड ऑन नहीं रहेगा तो ही और शी विल नॉट बी गिवन द राइट, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। नाराज होना, गुस्सा होना नहीं है, उसको स्कूल के ऑर्डर्स होते हैं, मानने होते हैं, ठीक है? तो एज अ स्टूडेंट डिसिप्लिन शुड बी आवर फर्स्ट एट्रीब्यूट। कुछ हो ना हो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, तो अगर आप देखोगे तो ये वापस से वैसा ही फॉर्मूला आ गया जो हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में फाइंड आउट किया था। तो अगर आप देखोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू v टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन rg, ये बैंकिंग ऑफ रोड आ रहा है, और tan थीटा इज इक्वल टू v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन rg, ये बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट में भी आ रहा है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? एक में आपको क्या करना पड़ा था, साइकिल या मोटरसाइकिल के केस में आपको अपने व्हीकल को खुद बेंड करना पड़ता था, और बैंकिंग ऑफ रोड में गवर्नमेंट आपको खुद से बेंड करके देती। तो अगर मान लो किसी ने बोला कि स्पीड लिमिट जो है सर वो 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर का दे दिया है, मान लो किसी ने आपको बोला कि स्पीड लिमिट जो रोड पे है, जनरली मेंशन कर देते डिवाइड कर किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप क्या करना, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, यूज कर लो।
आप हमेशा याद रखना, जैसे मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने tan थीटा ये लिख दिया कि सर b tan इसको 40 का स्क्वायर इनटू 40 इंटू 40 हो गया, रेडियस 1 हो गया, और d क्या देंगे, अब हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने इसके साथ तो इंसाफ क्या है, यहाँ पर आपने ना इंसाफ दी। ठीक है, तो आप अच्छे इंसान हो, आपको सबके साथ बराबर का सम्मान करना है, सम्मान करना मतलब सारे एग्जाम में करते सर, ऑप्शन ऐसे देंगे कि हम लोग सब वैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सोच के वही दे देते हैं। एग्जाम में आप देखना एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा जो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 160 16 खुशी खुशी कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत जाएगा? क्योंकि आपको इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तब 10 लिखो। आया क्या समझ में? क्या मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है जो हमने कंप्लीट किया है। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का एक पार्ट है। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का एक और पार्ट है जो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कब होगा? वो जब हम वर्क पर एनर्जी कंप्लीट कर लेंगे ना। अभी तक तुम देखना जितने भी सर्कुलर मोशन हमने पढ़े हैं ना, उसमें सब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल कंप्लीट हो रहा है, पार्टिकल जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। एक और इसका टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका एक और सब टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन का, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? तो आज अब देखो सर्कुलर मोशन का एक सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आप क्या करना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जहां पर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा हो, या अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसको स्किप कर देना। बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इतना आप विश्वास रखो, अगर एक बार आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है, अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड किए, अगर मान लो किसी का लेक्चर छूट रहा है, तो इतने सारे यूट्यूब चैनल है, मेरा भी एक चैनल है, आपको जहां से रेफर करना है वहां से रेफर करो, जो टॉपिक रेफर करना है आप टॉपिक के नाम से। सर आपने जो YouTube वीडियोस को किड्स पॉलिसी में क्यों ऑन कर दिया, उसको ऑफ कर दो सर। मिनी प्लेयर में वो नहीं प्ले होता है, मतलब आप अगर उसको हाँ सर, mini player में किड्स play कर करें, दो आप उसको हटा दीजिए सर। अच्छा ठीक है, चलो मैं वो कर दूंगा। नहीं, वो मेरे से पूछते हैं कि इज द वीडियो मेड फॉर किड्स, तो मैं लिख देता हूँ हाँ, बच्चे ही तो देखेंगे, अब कौन देखेगा? नहीं सर, आप बंद कर देते हैं। नहीं सर, वो बंद कर किड्स दीजिए, मतलब वो एकदम छोटे बच्चों के लिए वो छोटे कर रहे बच्चों हो। के लिए वो। फिर सर आपका ठीक ऐड है है, ना, ठीक है। आपका कभी कभी एडल्ट पेज पे जल्दी नहीं पहुंचाएगा, तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो। तो इसका एक सेक्शन हम पढ़ेंगे कब? जब हम पढ़ लेंगे वर्क पर एनर्जी। तो अब आपका काम है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज के दिन ही, कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास? टाइम है, तो आज के दिन ही हम क्या करते हैं, वर्क पर एनर्जी स्टार्ट करते हैं। यस सर। किसी कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? नो सर। किसी को किसी भी तरह का दिक्कत? सर आज मत स्टार्ट करो सर। नहीं सर। सर आज शनि का ग्रह है सर, आज स्टार्ट कर दोगे सर एक तो समझ में। सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर अभी सर वो विजय सर आए थे सर, पूरा स्नाइपर की तरह दो मारे, फिर निकल गए क्लास से। सर वो जाते नहीं, हैं तो कभी- सब वीडियो ऑफ कर देते हैं। सर कभी-कभी समझ डराना में नहीं आता, जरूरी मतलब आए 2 सेकंड हुआ फिर चलेगा। सर मतलब- इसीलिए तो मैं हाँ, इसीलिए तो है। ऑन करके मोड ऑन किया था या नहीं? इधर पार्टी से ना सर्च करते BI करके, मिलता ही नहीं है सर। हाँ सर, वो मैं देख लेती हूँ, उधर वो रहते हैं तो वीडियो ऑन रहता है, वो नहीं रहते तो ऑफ कर देती हूँ। सर वो ना मैंने पूरा भी कल किया था, सर वो एब्सेंट दे दिए। पूरा ब्लैक पैंथर की तरह है सर, आते हैं पूरा हाँ छुपके सर, जाते सर हैं क्या होता है, कुछ लोग मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट क्लास लेट होंगे तो उन लोग को एब्सेंट मार्क कर देते हैं पूरा पीरियड के लिए। सही है। तो उन लोग अभी कभी कभी कितने- लास्ट के 5 मिनट में आ जाते हैं, तब तक आधे होते ही नहीं है। हाँ, अरे तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। देखो अभी मैंने देखा था 41 पार्टिसिपेंट मेरे को दिख रहे थे, अभी मेरे को 39 दिख रहे। तो बहुत लोग ये करते हैं ना, वो जी आते सर, हैं अभी कोई क्या चला- तो चले जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या बोलूँ, अब जाने दो उनको। अभी भी ऐसा भी कोई 11th का बोर्ड तो होता नहीं है, 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इनको टोकता। 12th में आएंगे तो फिर जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फेल हो गए तो किट वाले कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे ऐसा सर। करते तब तक हॉस्टल खुल जाएगा। अरे जरूरी है यार, मतलब बहुत बार क्या होता है ना, मिलना बच्चों का चाहिए। क्या होता है, मैंने देखा है वो दूसरे को देख के पढ़ते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि
खुद में मन नहीं करता। अब तुम मान लो घर में सब उल्टा भी हो फैमिली सकता है ना सर, उल्टा भी हो सकता है, दूसरा खेल रहा है तो उसको भी खेलने का मन करेगा ना। ये ज्यादा होता है सर हॉस्टल में, दूसरा वाला। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कोई नहीं, छोड़ो। अच्छा, वर्क के बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, और कुछ, और कुछ। सर घर पे देते हैं वर्क। हाँ, घर पे Homework. सर, अभी घर पे देते हैं, स्कूल वाले जो वर्क देते हैं वो सर घर वाले वर्किंग बटन। सर वर्किंग एज हम नहीं करते। सर वर्किंग एज ए ट्रक ड्राइवर। बस नहीं नहीं, नॉर्मल वर्ल्ड में वर्क का अलग So मतलब है। work is equal to FS cos theta. बस एफ एस कॉस थीटा, या ऐसा बोलो कि वर्क इज डिफाइंड, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स वेक्टर एंड सर मैं तो वही बोला डिस्प्लेसमेंट ना, वेक्टर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वो थोड़ा अच्छे से बोलेंगे ना। अब वेक्टर वेक्टर हम जानते हैं तो अब हम ऐसे ही बोलेंगे। तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली आप लिखोगे वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को अगर आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो वर्क डन हो जाता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब ये सब ना सबने पढ़ रखा है, ये सब अब सबने पढ़ रखा है। अच्छा, Yes, अब sir. नॉर्मल सिनेरियो में और फिजिक्स में वर्क का मतलब क्यों अलग अलग हो जाता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपने क्लास 9th में भी जरूर सीखा होगा। वर्क डन बाय पॉटर, जैसे वो पॉटर, हैरी पॉटर की बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वो जो कूली होता है, कूली नंबर 1 वरुण धवन, ठीक है। तो अगर ये वरुण धवन है, ठीक है, फिल्म तो उसने बहुत बेकार बनाई थी। जो लोग भी फिल्म देखने गए थे वो उल्टा पैसे वापस मांग रहे थे कि भाई तूने एक फिल्म क्यों बनाई। तो मान लो ये जो वरुण धवन है, ये भुवनेश्वर स्टेशन में काम करने लगा, इसकी फिल्म बहुत बुरी हो गई तो कहाँ जाए बेचारा, तो भुवनेश्वर स्टेशन में ये काम करना स्टार्ट किया इसने। मैं घर से आ रहा था तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, जब कूली लेना ही है तो वरुण धवन को ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी फील होगा मेरे को भी। तो मैंने इसको एज अ कूली हायर कर लिया, ठीक है। अब मान लो ये जो लगेज जिसने कैरी किया है उसका मास था m, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और यहाँ कहीं पर वो ऑटो स्टैंड या ओला वाला जो स्टैंड है वो यहाँ कहीं पे है, तो वो स्टैंड है ऐसे। अब ये बंदा यहाँ से इस लगेज को यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये बंदा यहाँ से यहाँ लगेज को पहुंचा दिया। नॉर्मल अगर कोई होता, नॉर्मल कूली अगर होता तो वो 100, 250, 100, 150 ऐसा कोई चार्ज करता है। ये ब्रांडेड था मान लो, तो इसने 500 रुपये मांगा। तो मैं यहाँ पे लगा इसको अपना फिजिक्स दिखाने कि भाई तूने वर्क तो किया ही नहीं है। तो वो बोले कैसे, यहाँ से यहाँ पहुंचाया तो मैं इसको बताऊंगा कि वर्क डन का मतलब तो एफ एस कॉस थीटा होता है। तो तू बोलेगा हाँ ठीक है, एफ एस कॉस थीटा कैलकुलेट करके दिखाओ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय वेट फोर्स का वर्क डन में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कौन से वेट का? तो इसके वेट जब का वो खड़ा रहेगा तब नो वर्क डन होगा ना, पर जब वो जाएगा नहीं तब नहीं तो नहीं, होगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा तब भी। देखो कैसे, जैसे मान लो ये जो वेट है ये यहाँ से चलता हुआ इधर आ गया, वेट यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो सर डिस्प्लेसमेंट तो है नो डाउट, और वेट किस डायरेक्शन में है? तो वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में देखोगे तो आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि इसने नॉर्मल सिनेरियो में वर्क डन किया है प्लेटफॉर्म से, आपका जो भी लगेज था इसने इसको प्लेटफॉर्म से या रेलवे स्टेशन से बाहर तक इसने लाके दिया है। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पर ये थीटा जो होता है, थीटा क्या है? थीटा इज द, थीटा इज डिग्री नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल अपने को जानना है। तो देखो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री तरफ है और ये इस डायरेक्शन में। तो 90 अगर डिग्री हो इस वर्क डन बाय वेट कैलकुलेट करोगे, वर्क डन बाय वेट कैलकुलेट करोगे तो वेट तो बोल दोगे सर m इंटू जी का वेट है, डिस्प्लेसमेंट भी सर s का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जैसे ही आप cos 90 पुट करोगे ना तो सब जीरो में जाके तो सब जीरो हो जाएगा। सब जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय वेट फोर्स अगर कोई यहाँ पर कैलकुलेट करता है तो वो हो जाएगा जीरो। तो रियल सिनेरियो में वेट का मतलब अलग है, एक्चुअल सिनेरियो में वेट का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई फोर्स किसी पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है तो उस फोर्स का जो वर्क डन हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से डिफाइन करते हैं। आया क्या समझ में ये बात?
Yes, sir. सर अब इसमें अगर मैं सिंपल क्वेश्चन के बारे में बात करूं, सर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 1 क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन होगा, उन्होंने आपको बोला कि एक पार्टिकल है ऐसा, ऐसे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर हमने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। थोड़ा अच्छा ही लेवल का कर लेते हैं। मान लो इस पार्टिकल पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का, ठीक है? एक पार्टिकल था और पार्टिकल का मास भी ले लो, कितना ले लेते हैं? 10 kg इसका मास ले लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 10 kg और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर हमने इस पे फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स फॉर 5 सेकेंड। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में एक इन्होंने डायग्राम दे दिया, कोई फ्रिक्शन जब तक नहीं मेंशन्ड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एकदम सोचना ही नहीं है सर फ्रिक्शन होगा। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दिया कि 10 kg का ऑब्जेक्ट था, 10 न्यूटन का फोर्स इसमें हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे एट एन एंगल 37 डिग्री। तो ये पूछा गया है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन, ये 5 सेकेंड में कितना वर्क डन करेगा, वो कैलकुलेट करना है। अब यहां पर तुम बोलोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है सर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो दिख नहीं रहा है सर, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिजॉल्व कर दें, देखते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं, सोचते हैं। तो बोलोगे सर फोर्स वेक्टर तो दिख रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो नहीं दिख रहा है सर, तो फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये टाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों सर, कैसे हेल्प लेना पड़ेगा? तो एनालाइज करके देखते हैं। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है ना? और बाय दिस टाइम मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कैसे रिजॉल्व करते हैं। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट जाता है, तो ये हो जाएगा 10 cos 37, और जिधर एंगल नहीं बनता 6 होगा उधर जाता है साइन कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 10 sin 37। अब तुम खुद से सोचो, बाई डायरेक्शन में एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक Yes. नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बाई डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या? कौन सा डायरेक्शन? अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या? नहीं। नहीं, अलोंग वाई डायरेक्शन कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं इक्वेशन लिखता तो मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? नॉर्मल प्लस 10 sin 37, sin 37 के प्लेस 6 में होगा वो 3/5 लिख दिया। ये वैल्यू mg के इक्वल है और इसका वेट कितना है? इसका वेट जो हो जाएगा, अगर 10 kg का है तो वेट हो 100 जाएगा न्यूटन। 100 का। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नॉर्मल कितना आ जाएगा? नॉर्मल हो नॉर्मल जाएगा 94। न्यूटन का नॉर्मल आ गया क्या? यस अब ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना था, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इसकी अपने को जरूरत है नहीं। अपने को क्या जरूरत है, अगर आप देखोगे तो x डायरेक्शन में 10 cos 37 का एक फोर्स है और कोई इसको बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर। अगर आप देखोगे सर 10 cos 37 जो है वो तो अनबैलेंस फोर्स है। इसका मतलब मैं x डायरेक्शन पे अगर बात करूं तो x डायरेक्शन में मेरे पास एक एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना है? 10 cos 37। cos 37 का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो cos 8/10, 8/10 को प्यार से 0.8 लिख सकते हैं क्या? यस सर। 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नो। अब देखो मेरे पास इस 10 kg वाले पार्टिकल का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मुझे पता है। अब नहीं मेंशन्ड है मतलब 8 डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना, नेट फोर्स है 8 और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10, 8 डिवाइडेड बाय 10, सही है ना? यस ओके। अब देखो ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि 0 है। कितने टाइम तक चलने देना है सर? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक चलने देना है। अब देखो एक्सेलरेशन है, सर 10 इनिशियल वेलोसिटी सर v Time इज इक्वल टू u प्लस 80 लग जाएगा।
नहीं नहीं, तो v क्यों कैलकुलेट करना, फाइनल वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट करना? अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मुझे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में चाहिए ना। क्या 10 क्या लेना है? 10 डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट 10 बोल रहे हो, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हाफ s AT इज इक्वल स्क्वायर टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला यूज UT करेंगे, तो कैंसिल हो ut जाएगा। लिखने का जरूरत नहीं है, ut तो 0 हो गया सर। तो यहाँ पे लिख दो हाफ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0.8 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये 25 इंटू 0.8 अगर करेंगे, या ये 1 कर दो और ये 0.4 10 कर दो, होगा, तो 10। 25 इंटू 10 हो रहा है क्या? 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना अलोंग एक्स डायरेक्शन। यस अब बताओ वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? मुझे सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड yes. पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं ना? कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का 64 फोर्स हो है, जाएगा। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल कितना हो जाएगा? cos 37। cos 37 का वैल्यू क्या 4/5 होता है क्या? यस सर। ये हो जाएगा 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। सर 8 नहीं आएगा क्या? हम एक्स डायरेक्शन में तो 8 अप्लाई कर रहे हैं ना। नहीं। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तब आपको फिर आप अगर 8 लोगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो 8 है, तो अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स 8 है तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर तुम देखोगे, देखो मैं दो बात समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने लिखा ना एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स को लिख के यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो नेट फोर्स और नेट डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच में 10 कैसे हो गया? नेट, ये टोटल फोर्स तो 10 था ना, यस यस। टोटल फोर्स 10 है, 10 का कंपोनेंट इस तरफ है। अब अगर तुम बोलोगे सर मैं अगर कंपोनेंट देखूं, तो मान लो मैंने बोला कि मैं इसको गायब कर दूं और मैं देख रहा हूं कि एक 8 का इधर है और एक 6 का इधर है, 6 वाले का कोई वर्क डन बन पाएगा क्या? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, कभी कोई वर्क डन बन पाएगा क्या? सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक्स की तरफ हो रहा है, हम जानते हैं कि अगर कोई हाँ तो चीज हम डायग्राम एक्स से कंपोनेंट लॉजिकली वाइज हो रहा है। ले रहे हैं तो फिर उसका सर लेकिन जब आप यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हो तो आप तो ये लिखते हो ना, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर इनटू कॉस थीटा। अब एक्चुअल में तुम जब इसको एक्सपैंड करते हो, देखो ये जो वर्क डन वाला तुम फॉर्मूला तुम अगर देखोगे, सर मेरा ये डाउट है। एक एक करके मैं एक बार कुछ बता दूं फिर पूछना, शायद ये इसी से रिलेटेड आपका डाउट हो। जैसे अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा ना एफ एस कॉस थीटा, तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। अब मेरे को किसी ने बोला कि सर मैं ऐसे क्यों कैलकुलेट करूं, यहाँ पर ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो सिर्फ 8 वाले के कारण हो रहा है, ठीक है चलो मैं वैसा सोचता हूँ। तो अगर 8 वाले के कारण आप वर्क डन कैलकुलेट करते तो 8 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना? 8 के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 8 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 8 न्यूटन का फोर्स और 8 न्यूटन का फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और Yes, sir, डिस्प्लेसमेंट 0 भी डिग्री एक्स है एक्सिस के अलोंग है। तो अगर 0 एंगल डिग्री। 0 हो गया तो यहाँ पे cos 0 लिखते तो वर्क डन अभी भी 8 0 आता क्या? आप कैसे भी सोच लो, तुम देखो ये 6 न्यूटन, ये जो 10 sin 37 है ना, उसका तो वर्क डन बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का वेक्टर एंगल 90, cos 90 is 0। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे किसी ने पूछा होता फाइंड द वर्क डन बाय वेट, तो वेट का वर्क डन कितना है? 0 हो जाएगा। क्यों 0 है सर? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में अगर आपसे किसी ने पूछा होता फाइंड द वर्क डन ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, तो अगेन द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज आल्सो 0। आ रहा है क्या समझ में? सर ये जो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो mg के हमेशा इक्वल होता है नहीं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत सोचना है। अभी तो हमने देखा ना नॉर्मल जो होता है, अगर ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, अगर आपका व्हीकल ऐसे इंक्लाइंड हो गया है तो नॉर्मल ऐसा हो गया। अब
नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो mg को बैलेंस कर रहा है। अभी हमने ये देखा था ना कि n cos थीटा mg के इक्वल था, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा था नॉर्मल का वैल्यू mg के इक्वल, वो तो mg बाई cos थीटा आ रहा था क्या? नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगा, ये बिल्कुल गलत सोचना है। इस वाले डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मल का वैल्यू mg के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉर्मल का वैल्यू mg से कुछ कम आ रहा है ना? अर्पित कुछ बोल रहे हो क्या? सर किसी के मन में कोई भी डाउट? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कि नॉर्मल तो रिजॉल्व करने पर पे तक 10 sin 37 मिल रहा है और नॉर्मल तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ऐड अप हो रहा है और mg अगेंस्ट। देखो टाइम वैसे हो चुका है। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूँ। अर्पित ये डाउट आप मेरे से रेज करना है। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सर जब हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही मूव कर रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं? फोर्स कांस्टेंट है ना, 10 cos 37। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, दुनिया धरती लोक से पाताल लोक चली जाएगी, तब भी 10 नहीं बदलेगा। cos 37 का वैल्यू भी कांस्टेंट है 4/5, तो कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये नहीं चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना। मास तो जन्म से ही कांस्टेंट था। यस सर। जब तक हम मॉडर्न फिजिक्स नहीं पहुंचते ना, क्लास 12 का एंड वाला चैप्टर जब तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक मास कांस्टेंट है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, वेरिएबल मास, जो रॉकेट प्रपोर्शन में काम आएगा। क्लियर है क्या ये? प्रैक्टिकली यूजेबल है कि मतलब सिर्फ थ्योरी के लिए? नहीं, प्रैक्टिकली यूजेबल है। अगर प्रैक्टिकल यूजेबल नहीं होता तो रॉकेट ऊपर नहीं उड़ पाता। वो एक साइकिल अगरबत्ती का किस अगरबत्ती का ऐड आता था, उसमें बोलते थे कि नारियल के अंदर पानी, हाँ नारियल के अंदर पानी कौन डालता है, फिर फूलों में रंग कौन डालता है, ऐसा एक ऐड आता था। तो वैसा ही है कि रॉकेट उड़ता क्यों है, इसका आंसर कौन देगा? तो इसका आंसर न्यूटन भाई साहब ने अपने थ्योरी में दे दिया है पहले ही। ठीक है ना? गलत बात है, सब क्रेडिट साइंटिस्ट का न्यूटन को मिल गया है, और भी साइंटिस्ट ने काम किया होंगे। एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, जहां तक हमें एक्सप्लेनेशन पता है हम बोलते हैं वो साइंस है, और जहां नहीं पता है वहां भगवान तो है ही। तो ये रियलिटी है। नहीं सर, मतलब बोल रहा हूँ कि न्यूटन को साइंटिस्ट का क्रेडिट मिल गया, बहुत और भी साइंटिस्ट मेहनत किए थे, बट क्रेडिट बेसिकली न्यूटन को ज्यादा मिला। नहीं, न्यूटन वाज नो डाउट अ विजनरी मैन, लेकिन जितना न्यूटन को क्रेडिट मिला है उतना बाकियों को भी मिल जाता अगर बाकियों को मैथ्स आता तो। न्यूटन ऐसा था जिसको फिजिक्स भी आता था, मैथ्स भी आता था। कभी और बताऊंगा स्टोरी। अभी एंड करते हैं, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।